अपॉइंटमेंट फॉर लेस देन 1 ईयर पीरियड, यानी 1 साल से कम समय के लिए, 1 साल से कम समय के लिए अगर इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो हमें यूपीएससी के साथ सलाह मशवरा करने की या कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, इफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड is at the time of his appointment। देखिए पॉइंट नंबर 2, at the time of appointment, at the time of appointment, at the time of appointment, देखिए the person, first one an IAS officer, यानी कि if person is first one an IAS officer, यानी कि वो खुद एक IAS ऑफिसर रहा है, राइट? तो उसे अपॉइंट करने के लिए हमें यूपीएससी के साथ कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके फिक्सेशन के लिए यूपीएससी के साथ कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए कि इन सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल बोर्ड इन ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट, यानी कि बी पॉइंट है इन सर्विस विथ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर और विथ, यानी कि इन सर्विस विथ स्टेट गवर्नमेंट और इन सर्विस विथ सेंट्रल बोर्ड। either group A or group B, either group A or group B, it does not matter, but existing है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय और उसे हम अपग्रेड करके जो सेंट्रल बोर्ड है या फिर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन किया है इसके अंदर ले रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उसका पे स्केल फिक्स करने में, यूपीएससी के साथ कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उससे अगर हम अपग्रेड कर रहे हैं तो भी जरूरत नहीं है, और वो बोर्ड का एग्जिस्टिंग मेंबर हो या फिर पास्ट में रहा हो, आइदर इन ग्रुप ए और ग्रुप बी, तीन में से किसी भी कैटेगरी में ग्रुप ए हो या ग्रुप बी हो, तो कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो इतने केसेस में आपको यूपीएससी के साथ कंसल्ट करके उसका पे स्केल फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने हिसाब से कर सकते हो, यानी कि बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट कर सकती है, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी। नेक्स्ट, स्टेट बोर्ड में विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न अपॉइंट सच स्टाफ एज इट मे कंसिडर नेसेसरी। ऑब्वियसली ये तो सेंट्रल की बात है, सेंट्रल बोर्ड की बात है। अब जब हम स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट बोर्ड जो है, जो हमने अभी देखा था सेक्शन 5C में, सॉरी 5B में, तो सेक्शन 5B के अकॉर्डिंग में अगर हमने स्टेट बोर्ड अपॉइंट किया है और कंस्टिट्यूट करना है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है अपॉइंट करने के लिए, तो अपॉइंटमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन रहेगा। आगे, yes, the method of recruitment, salary, allowances, discipline and other conditions of service of the aforesaid commissioner and the financial advisor and the chief account officer shall be such as may be prescribed by the central government. Such salary and allowances must be paid out of what? Fund. ये देखिएगा, ये जो कमिश्नर है, ये जो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर है, या तो फिर जो चीफ अकाउंट ऑफिसर है, राइट, इन सब का सैलरी कहां से निकालना है? हमें इसी फंड में से ही निकालना है। तो होगा क्या? एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेंगे फंड में, वो फंड कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आएगा उसमें से सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एज वेल एज सैलरी डिडक्ट कर दी जाएगी, और उसके बाद जो कुछ भी बचता है वो शेयर किया जाएगा एम्प्लॉयज के साथ, राइट? आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास yes, method of recruitment, salary, discipline or other conditions of service of the additional central provident fund commissioner या deputy commissioner या फिर regional provident fund commissioner या फिर अपना assistant provident fund commissioner and other officials and employees of the central board, underline कर दीजिए, of central board। तो ये सिर्फ सेंट्रल बोर्ड की बात कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड की नहीं, स्टेट बोर्ड का ऊपर खत्म हो गया।
तो सेंट्रल बोर्ड के बारे में ऑफ द सेंट्रल बोर्ड शैल बी सच एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड ऑर्डर्स एप्लीकेबल टू द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइंग कॉरस्पॉन्डिंग स्केल्स ऑफ पे, यानी कि जो इन्हीं डेजिग्नेशन पे दूसरे गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में अपॉइंट किए गए होंगे, उनके वहां पे क्या स्केल चल रहा है, उसी स्केल के हिसाब से इनको पे किया जाएगा। आगे, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेंट्रल बोर्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट, देखिए सेंट्रल बोर्ड इज, ये आपको हर एक पॉइंट पे याद रखना है कि यू आर गोइंग टू रिफर द सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड। तो सेंट्रल बोर्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू मेक द डिपार्चर फ्रॉम देयर सेड रूल्स और ऑर्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर्स अफोरसेड, इट शैल ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए अब होगा क्या कि जब स्कीम बनेगी तो पीएफ के लिए आपको एक स्कीम बनाना है, उस स्कीम के अंदर आपने रूल्स बनाए हैं और उसी के कुछ रेगुलेशंस हैं। उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कौन करेगा, तो आपका सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड को इसे फॉलो करना है, राइट। अब सेंट्रल बोर्ड इसे फॉलो करेगा कब तक, जब तक हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि सेंट्रल बोर्ड इज नॉट एबल टू फॉलो दिस रूल्स और एनी ऑफ दिस रूल्स, तो क्या करेगा, वो रूल तोड़ देना है। इंडिया के लिए कहा जाता है कि रूल तो बनते हैं तोड़ने के लिए, बट एक्चुअली यहां पे जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, इसके कारण यहां पे रूल ऐसे ही तोड़ा नहीं जाएगा। ये रूल को ओवर रूल कर सकते हैं, पर कब, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद। उन्हें स्पेसिफिक रीजन, कॉज और इफेक्ट बतानी होगी कि इन कारण से, इन रीजन से हम ये रूल फॉलो नहीं कर पा रहे, आप प्लीज इसको अमेंड कर दीजिए, या तो फिर हमें अनुमति दीजिए कि हम इस रूल को अवॉइड करके आगे बढ़े, राइट। आगे देखिए, तो in determining the corresponding scales of pay of the officers and employees under clause number A, the central board shall have regard to the educational qualification। अब देखिए ये पॉइंट जो है ना, उसके आगे एक लिख दीजिए कि पॉइंट्स टू बी और मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड। यानी सेंट्रल बोर्ड जब भी अपना पे स्केल, ये जो था ना, स्केल डिसाइड करने की बात है सभी की, तो स्केल डिसाइड करते समय आप, यानी कि सेंट्रल बोर्ड जो है वो कौन कौन सी चीजों को कंसीडर करेगा, तो वहां पे लिखा है इन डिटरमिनिंग द कॉरस्पॉन्डिंग स्केल्स ऑफ पे ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज के लिए। In clause number 8, central board shall have regard to the educational qualifications, method of recruitment, duties and responsibilities of such officers and employees under the central government, and in case of any doubt, अगर central board को कोई doubt है, तो central board shall refer the matter to the central government। यानी central board उस doubtful matter को क्या करेगा, refer कर देगा central government को। Whose decision thereon shall be underline कर दीजिए final। यानी कि वहां पे कोई भी एम्प्लॉय अगर उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो कहीं ट्रिब्यूनल में, कहीं अपने जो लीगल प्रोसीडिंग है कोर्ट में, वहां पे नहीं जाएगा, राइट। वो वहीं से सेटिस्फाई हो जाएगा, जो भी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल करती है वही उससे बाइंड करेगा। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, सैलरी एंड अलाउंसेस, डिसिप्लिन एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स and employees of the state board shall be such as may be specified by the board with approval of state government concerned। यानी सही बात है, अगर हम स्टेट बोर्ड के ऑफिसर्स की बात करें तो स्टेट बोर्ड के ऑफिसर्स को क्या करना है, तो स्टेट बोर्ड के ऑफिसर्स का सैलरी स्केल, उनका डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है उससे कंसल्ट करने के बाद उनका ये सब कैलकुलेशन या डिसिप्लिन वगैरह डिसाइड किया जाएगा। आगे देखिए, एक्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड और इट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट बोर्ड, अंडरलाइन कर दीजिए, नॉट टू बी इनवैलिडेट ऑन सर्टेन ग्राउंड, सेक्शन 5DD। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। You cannot take shelter, you cannot take shelter of the deficiency of board or committee to avoid the decision given or award given by the पर्टिकुलर बोर्ड और कमेटी। हमारे पास तीन अथॉरिटी अभी के केस में अवेलेबल है, एक है सेंट्रल बोर्ड, एक है
स्टेट बोर्ड और एक है कमिटी, राइट। अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करना है, तो इसमें मेंबर्स रहेंगे, सभी में मेंबर्स रहेंगे, और जो कोई भी प्रोसीडिंग चलनी है, जो कोई भी फंक्शन करना है, वो इन मेंबर्स को दिए गए रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इन्हें करना है। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी कारणवश यहां पे देखिए स्टेट बोर्ड या फिर मान लीजिए अपनी कमिटी, अभी हमने कमिटी का पॉइंट देखा था सेक्शन 5AA में, तो देखिए सेक्शन 5AA में सबसे पहले बताया चेयरपर्सन है और उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी का जो पद है वो किसी कारणवश खाली है, तो क्या उनका जो कोई भी डिसीजन है, जो कोई भी प्रोसीडिंग है, क्या वो वॉइड है? नो, नेवर। यू कैन नॉट टेक शेल्टर ऑफ दैट डेफिशिएंसी, राइट। यही क्लियर करने के लिए इन्होंने ये सेक्शन डाला है, सेक्शन 5DD। देखिए क्या बताया, नो एक्ट, अंडरलाइन कीजिए नो और राउंड कर दीजिए उसी के ऊपर, क्योंकि सेंटेंस इनिशियली नेगेटिव है। अब पीछे का सेंटेंस पॉजिटिव लगेगा पर इनिशियली नेगेटिव है कि नो एक्ट डन और प्रोसीडिंग टेकन, देखा, नो एक्ट डन or proceeding taken by the central board or executive committee constituted under 5AA or the state board shall be questioned on the ground merely of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the central board or executive committee or state board as the case may be। यानी मैंने यही बताया, यहां पे वैकेंसी है या फिर डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी in constitution, it does not make any proceeding or decision or function as invalid, right। तो कुछ भी ये लोग करेंगे, कैसी भी डेफिशिएंसी लेके चलेंगे, ये सही है, बॉस इज ऑलवेज राइट, यू नो। तो इसी लॉजिक को आपको यहां अप्लाई करना है। आप उसकी डेफिशिएंसी को मद्देनजर रखते हुए उसे ये नहीं बताएंगे कि आपके यहाँ पे तो ये जो अपना सेक्रेटरी होना चाहिए, सेक्रेटरी तो है नहीं, अभी सेक्रेटरी का डेथ हो चुका है, तो विदाउट अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सेक्रेटरी आपने ये डिसीजन कैसे दे दिया? भाई ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, दिल दरिया बाकी सब समंदर, ये मेरा प्रॉब्लम है। आपको जो डिसीजन दिया वो लीगली वैलिड है और एप्लीकेबल है, बाइंडिंग है, दैट्स इट। ओके, तो आप इसका हवाला लेके आप अपना जो बचाव है वो अगर करना चाहो तो नहीं कर सकते। सेक्शन 5DD मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका कुछ केस आ सकता है। नेक्स्ट है डेलीगेशन। अब देखिए डेलीगेशन का मतलब क्या है कि इनके पास ना कुछ फंक्शंस हैं, कुछ ना कुछ तो इन्हें काम करना ही है, ऐसे थोड़ी ना चाय पानी नाश्ता करके घर जाना है, नहीं, मुफ्त में तो सैलरी मिलती नहीं है। इनका कोई फंक्शन है, अगर इन फंक्शंस को इन्हें किसी और पर्सन के ऊपर फिक्स करना है या रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें शोल्डर करनी है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए अंदर लिखा है सेक्शन 5E के अंदर कि सेंट्रल बोर्ड में डेलीगेट टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी और टू चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और टू एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड द स्टेट बोर्ड में डेलीगेट टू इट्स चेयरमैन और टू एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स। देखा, सेंट्रल बोर्ड जो है में डेलीगेट टू एग्जीक्यूटिव कमिटी और टू चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और टू एनी ऑफिसर्स, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड के पास अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे डेलीगेट करने के लिए कौन है? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव कमिटी, सबसे पहली बात तो यही है। उसके बाद है चेयरमैन है, और उसके बाद अदर ऑफिसर्स, राइट। यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर की जा सकती है, यानी सेंट्रल बोर्ड के जो फंक्शन है उसमें से कोई फंक्शन ये लोग डाल देंगे किसके जिम्मे में, तो आप एग्जीक्यूटिव कमिटी वाले हो, ये देख लेना, दैट्स इट, ये कर सकते हैं। अगर उन्हें और कोई भी फंक्शन असाइन करना है तो वो चेयरमैन के ऊपर डाल देंगे, चेयरमैन को ये देखना है या किसी ऑफिसर को ये देखना है, दैट्स इट। तो यस, स्टेट बोर्ड में डेलीगेट टू इट्स चेयरमैन और इट्स ऑफिसर्स, सही है। स्टेट बोर्ड जब आएगा ना तो स्टेट बोर्ड के अंदर कमिटी नहीं होती है, बस ये लेवल है ही नहीं, तो दैट्स इट। उनके पास क्या है? चेयरमैन है और ऑफिसर्स है, तो इन्हीं दोनों के ऊपर ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शोल्डर कर सकता है, राइट। आगे देखिए,
Yeah, state board may delegate to its chairman or to any of its officers such of its powers and functions under this act as it may be deemed necessary for the efficient administration of the scheme. This delegation, देखिए अंडरलाइन कीजिए, this delegation may subject to such conditions and limitations if any else the said board may specify. यानी कि यहाँ पे देखिए आपको राइट दिए जाते हैं, राइट दिए जाते हैं कि आपके इतने राइट्स है, आपको ये देखना है, ये देखना है वगैरह वगैरह। तो इसके साथ साथ इनको, अब देखिए राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ कॉइन, तो वहां पे इनके ऊपर ना कुछ ड्यूटीज ये भी फिक्स की जाएगी, आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, इनकी लिमिटेशंस भी फिक्स की जाएगी कि आप इतने हद तक की जा सकते हो, इससे ज्यादा आपको डिसीजन के पावर्स नहीं है, फिर बोर्ड के पास आ जाना है और बोर्ड का जो भी ज्यूरी होगा वगैरह होगा, पैनल होगा, वो डिसीजन लेगा, वो आपको आगे फॉलो करना है। नेक्स्ट थिंग, कंट्रीब्यूशंस, सेक्शन नंबर 6 हमारे पास है। तो कंट्रीब्यूशन को लेके देखिए, कंट्रीब्यूशन की जब बात है तो द एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू द फंड शैल बी 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। राउंड कर दीजिए, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो एक चीज आप देखिए, अब कंट्रीब्यूशन की जब बात करोगे ना, कंट्रीब्यूशन के अंदर होगा क्या, तो आप आगे डेफिनेशन पढ़ के आए हो, बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस का जो है उसमें क्या होता है कि बेसिक वेजेस मतलब बेसिक सैलरी, राइट। यहां पे जब आपको बात करी है कि 10% ऑफ सैलरी, तो आपको 10% ऑफ सैलरी के अंदर सिर्फ बेसिक नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है, राइट। तो देखिए यहां पे लिखा है कि द एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू द फंड शैल बी 10% ऑफ द बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस एंड व्हाट, रिटेनिंग अलाउंस। देखिए बेसिक वेजेस प्लस डीए हमें पता है, और फिर रिटेनिंग अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस में क्या होना है, अब रिटेनिंग अलाउंस कुछ ऐसा चीज है कि मान लीजिए 6-7 महीने फैक्ट्री का काम अच्छा चला, फिर फैक्ट्री सीजनल बिजनेस कर रही है, तो फैक्ट्री बंद है, फैक्ट्री अगर 6 महीने चालू है, 7 महीने चालू है, 7 महीने तक तो उसे एम्प्लॉयमेंट मिला। अब उसके बाद क्या 8वें महीने से उन सभी एम्प्लॉयज को, एग्जीक्यूटिव्स को क्या अलविदा बोल दिया जाएगा? ना भाई, कभी अलविदा ना कहना, इनको रखना पड़ेगा। अब रखेंगे कैसे, काम तो है नहीं, झूठ मूठ का बुला के चाय पानी नाश्ते का खर्चा बढ़े, तो ये नहीं करना है। तो इनको रिटेनिंग अलाउंस दिया जाता है, इनको ये बताया जाता है कि जब तक काम नहीं है तब तक आपको कुछ अमाउंट मिलेगी जो कि रिटेन करने के लिए है, उन्हें पकड़ के रखने के लिए, कंपनी के साथ जकड़ के रखने के लिए, राइट। तो दैट काइंड ऑफ अमाउंट जो इन्हें मिलती है वो रिटेनिंग अलाउंस है। देखिए आगे बताया, एम्प्लॉय कैन एट his will contribute beyond 10% if the scheme makes provision thereof subject to conditions that the employer shall not be under, most important, shall not be under obligation to pay any contribution over and above his contribution payable under this section, most important। देखिए अब यहाँ के बात क्या है, एम्प्लॉय की बात है। तो एम्प्लॉय 10% इन चीजों का कंट्रीब्यूट कर सकता है, और अगर स्कीम में अनुमति दी है, इफ स्कीम परमिट्स, तो और मोर, अगर इसे मोर कंट्रीब्यूशन करना है तो यहां पे एक कंडीशन है। कंडीशन सबसे पहले ये है कि एम्प्लॉयर इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन to contribute over and above specified in section 6। किसी भी हाल में एम्प्लॉयर सेक्शन 6 के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट बताया है उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करना है, इसे कंपेल नहीं कर सकते आप अपनी मर्जी चाहे जितना कीजिए, अगर स्कीम परमिट करती है तो आपको कोई रोक नहीं, क्योंकि आपकी सैलरी है, आप जैसे चाहो वैसे कंट्रीब्यूट कर लीजिए। 10% है तो करना ही, उससे ज्यादा आपकी मर्जी, बट आप कंपेल नहीं कर सकते हो एम्प्लॉयर को कि भाई देखिए स्कीम में बताया है कि 8%, फॉर एग्जांपल 8% आपको कंट्रीब्यूट करना है, मैं 10 करूंगा, आपको 8 करना है। अब मैं अगर 15 कर रहा हूं ना, तो आप एक काम कीजिए 12 कीजिए, यू कैन नॉट कंपेल द एम्प्लॉयर।
आप ये नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर तो उतना ही करेगा जितना उसको लीगली पे करना है। आप अपने हिसाब से कितना भी कंट्रीब्यूट कीजिए, आपके ऊपर कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी सैलरी, आप घर जाके उसे यूज कीजिए या फिर पूरा पीएफ में दे दीजिए अगर स्कीम परमिट करती है तो, अदरवाइज तो 10% फिक्स है। अब आगे देखिए, दिस रूल विल prevail irrespective of whether the employer employs the person directly or through contractor। अब ये भी बात हमने देखी थी ना, पीएफ एक्ट तो अप्लाई ही ऐसे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर है या फिर अपने खुद के है, दोनों में पीएफ तो एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रोविजन टू द सेक्शन, the central government may however raise the aforesaid percentage of contribution from 10 to 12 in respect of establishment. It may do so after making such inquiries as it deems fit। तो यानी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसे 10 से 12% तक ले जा सकती है और ले गई है, जब उन्हें जिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है ये अप्लाई करना अच्छा लगे तो। आगे, अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रोविजन, इफ द अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स फंक्शंस ऑफ अ रूपी, फ्रैक्शन ऑफ रूपी सॉरी, तो इसे राउंड ऑफ कर दीजिए, दैट्स इट, फ्रैक्शन है तो। इट मे बी नोटेड दैट डियरनेस अलाउंस मेंशन्ड अबव शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड also the cash value of any food concession allowed to the employees। देखिए, अब यहाँ पे फूड कंसेशन जो था ना वो एक्सक्लूड किया था बेसिक में से, बट अगर फूड कंसेशन आपको कैश में दिया जाता है, फूड कंसेशन इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय इन कैश, देन इट हैज टू बी इंक्लूडेड एज अ डीए, राइट। आगे देखिए, आगे आपको बताया है कि ऑल्सो दैट रिटेनिंग अलाउंस, जो मैंने आपको अभी बताया कि मींस एनी अलाउंस इज पेएबल फॉर द टाइम बीइंग टू एन एम्प्लॉय ऑफ एनी फैक्ट्री और अदर एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द पीरियड इन विच एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट वर्किंग फॉर रिटेनिंग हिज सर्विस। तो उसे बांध के रखने के लिए जो पीरियड में फैक्ट्री काम नहीं कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट काम नहीं कर रहा है, उस पीरियड में भी उसे पेमेंट किया जाएगा, तो उसे क्या बोला जाता है, रिटेनिंग अलाउंस, राइट। तो अदरवाइज क्या चीज आएगी, दो ही चीजें होगी, रिटेनिंग अलाउंस तो सीजनल वाले कोई होंगे उसी के लिए होंगे, अदरवाइज तो सिर्फ बेसिक और डीए, और उसके 10 या 12% एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, राइट। आगे देखिए, आगे आपके पास क्या बताया कि फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स टू द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग में ये बताया कि अगर 10% के हिसाब से देखें तो 10% के हिसाब से कंट्रीब्यूशन इज 10% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस ऑफ द एम्प्लॉय। अगर मान लीजिए पे स्केल इनका 2000 है तो 10% के हिसाब से 200 रुपए कंट्रीब्यूट करने, यही आपको एक एग्जाम्पलरी फॉर्म में दिया है। सामने के केसेस में देखिए कि अगर 12% है तो 12% के हिसाब से कंप्यूट करने चाहिए, राइट। तो उसी के हिसाब से देखिए, अगर आपका सैलरी 15,000 रुपए है तो उसके 12% के हिसाब से 1800 रुपए प्रति मंथ, प्रति माह आपको कंट्रीब्यूट करने हैं एम्प्लॉयर के हिसाब से, और सॉरी एम्प्लॉय के हिसाब से, राइट। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप दिस पर्टिकुलर स्कीम, यानी जो हमारा ये पॉइंट था एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम सेक्शन 5, ये सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ये दोनों को कंबाइन करते हुए यहाँ पे खत्म होता है प्रोविडेंट फंड स्कीम। आगे जो आपके पास है वो है पेंशन स्कीम है, यानी पीएफ स्कीम खत्म होने के बाद एक नई स्कीम जो 1995 में ये लोग लाए थे, 1952 से तो पीएफ ही चल रहा था, बट 55 से इनको लगा कि नहीं, हमें कैजुअल इनकम भी मिलती रहनी चाहिए, एक लमसम बेनिफिट नहीं चाहिए, तो इसमें अमेंडमेंट हुआ और सेक्शन 6A ये एक नया स्कीम इन्होंने लॉन्च किया, राइट। सो दैट वी विल सी लेटर ऑन। थैंक यू।